नमस्ते बच्चों, मेरा नाम लकी आहूजा है और मैं आपको कक्षा 12 के समाजशास्त्र का अध्यापन करवा रही हूँ। तो बच्चों, कक्षा 12 के समाजशास्त्र में हमारी प्रथम पुस्तक भारतीय समाज का हम अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में हम अब तक हमारे 2 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। और आज बच्चों हम इस पुस्तक का तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। इस तीसरे अध्याय का नाम है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन। तो आज ये एक नया अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय के आज के इस पहले भाग में हम जाति एवं जाति व्यवस्था की चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों, जैसा इस अध्याय का नाम है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन, आपको यह समझना है कि हमारे समाज में विभिन्न सामाजिक संस्थाएं हैं जो कि लंबे समय से बनी हुई हैं, यानी ये निरंतर चलते रहने वाली संस्थाएं हैं। लेकिन समय के साथ इन संस्थाओं की संरचना में या इन संस्थाओं का जो आधार है उसमें कुछ परिवर्तन जरूर हुए हैं। तो आज हम हमारे समाज की सामाजिक संस्थाओं को, इनकी निरंतरता और इनके परिवर्तनों को समझना शुरू करेंगे। और आज के भाग में, जैसा मैंने बताया, हम एक विशेष सामाजिक संस्था यानी जाति व्यवस्था की चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, यहाँ यह स्पष्ट है कि हम एक समाज में रहते हैं जहाँ बहुत सारे लोग हैं और इन बहुत सारे कई सारे लोगों को हम जनसंख्या का नाम दे सकते हैं। अब ये जो जनसंख्या है किसी भी समाज की, किसी भी देश की जो जनसंख्या है, वह केवल अलग अलग असंबंधित व्यक्तियों का जमघट नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि इस जनसंख्या के जो अलग अलग लोग हैं वो एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखते हैं या जनसंख्या के लोग एक दूसरे से बिल्कुल असंबंधित है, यह सत्य नहीं है। वास्तव में जनसंख्या के जो लोग हैं वो आपस में कहीं ना कहीं कुछ विशेष संबंध रखते हैं, परंतु यह विभिन्न प्रकार के अलग अलग पर आपस में संबंधित वर्गों व समुदाय से बना हुआ एक समाज है। यह सत्य है कि हम जब जनसंख्या की बात करते हैं तो इसे असंबंधित न मान करके हमें यह समझना होता है कि यद्यपि जनसंख्या में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, ये अलग अलग प्रकार के लोग आपस में संबंधित कुछ वर्गों व समुदायों में बने होते हैं और ये वर्गों व समुदायों से मिलके ही वास्तव में हमारा समाज बनता है। तो हमारा जो समाज है वो वास्तव में कई वर्गों और कई समुदायों का एक मिश्रण है। और ये वर्ग और समुदाय कैसे बनते हैं? तो ये विभिन्न प्रकार के लोगों के आपसी जो संबंध है उनसे ही बनते हैं। उसके बाद हम यदि इन समुदायों की बात करें तो ये समुदाय कैसे बने हुए हैं? सामाजिक संस्थाओं व सामाजिक संबंधों से बने हुए हैं व संचालित है। आपको याद रखना है कि हमारा समाज जो कि कई सारे वर्गों और समुदायों से मिलकर बना है, उसके जो समुदाय हैं, ये समुदाय कैसे बने हैं, इन समुदायों का आधार क्या है? तो 2 बातें आपको याद रखनी है कि इन समुदायों का आधार है, एक तो सामाजिक संस्थाएं जो कि हमारे समुदायों का, हमारे समाज का एक विशेष अंग है, और उसके अलावा हमारे इन समुदायों में विभिन्न सामाजिक संबंध हैं। तो इन दोनों के कारण, इन सामाजिक संस्थाओं और इन सामाजिक संबंधों के कारण ही हमारा जो ये समुदाय है वह बना हुआ है, वह संचालित हो पाता है। अब बच्चों, अगर हम भारतीय समाज की बात करते हैं तो हमारे भारतीय समाज में कुछ प्रमुख संस्थाएं स्वीकार की जाती हैं और ये प्रमुख संस्थाएं कई सारी हैं। उनमें से 3 बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो 3 कौन कौन सी हैं? जाति, जनजाति तथा परिवार। आपको ध्यान रखना है कि हमारे भारतीय समाज में कई सारी संस्थाएं हैं, उनमें से ये 3 काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इन तीनों संस्थाओं को यानी जाति संस्था, जनजाति संस्था और परिवार संस्था को हम अपने इस अध्याय में पढ़ने
जा रहे हैं। अब बच्चों, हम सबसे पहले, जैसा आपको मैंने बताया कि इस अध्याय में सबसे पहले हम जाति संस्था की चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला जो समझने का बिंदु है वो है जाति एवं जाति व्यवस्था। जाति एक ऐसा शब्द है जिसे आप सभी ने पहले से ही सुन रखा होगा और आप सभी ये जानते होंगे कि हाँ, हम विशेष जाति से संबंध रखते हैं। तो ये जो आपका पूर्व ज्ञान है, आपकी समझ है कि हाँ, जाति अलग अलग होती हैं, हम किसी जाति से संबंध रखते हैं, उस जाति का आप नाम जानते हैं। उसके अतिरिक्त आपको यहाँ इस जाति व्यवस्था के बारे में या एक संस्था के रूप में जाति के बारे में कई सारी बातें समझने को मिलेंगी। सबसे पहले, जाति एक प्राचीन संस्था है जो हजारों वर्षों से भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का एक हिस्सा है। तो बच्चों याद रखेंगे कि यह संस्था, जो जाति संस्था है, यह बहुत प्राचीन संस्था है, यह कोई नवीन संस्था नहीं है। और उसके अलावा कितनी प्राचीन है तो आप ध्यान रखेंगे, हजारों वर्षों से ये संस्था बनी हुई है और हजारों वर्षों से यह जाति संस्था भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। दूसरी बात यह है कि जाति भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ा अनूठा संस्थान है। यह सत्य है कि जाति की ये जो व्यवस्था है या ये जो जाति संस्था है, ये हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की या हमारे भारतीय समाज की एक अनूठी विशेषता है कि हमारा अनूठा संस्थान है या एक अनूठा व्यवस्थागत संस्थान ये हमारे समाज में पाया जाता है। तीसरी बात यह है कि हालांकि विश्व के अन्य भागों में भी इसके समान प्रभाव डालने वाली सामाजिक संस्थाएं पाई जाती हैं। यह सत्य है कि विश्व के कुछ और भाग भी हैं जहां पर जाति के समान प्रभाव डालने वाली या जाति की ही तरह की कुछ संस्थाएं पाई जाती हैं जिनके नाम जाति से अलग हो सकते हैं। तो वैसे यह खास बात आपको याद रखनी है कि ये जो जाति नामक संस्था है, जाति नामक संस्थान है, यह हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की एक अनूठी विशेषता मानी जाती है। इसके समानांतर कुछ संस्थाएं हमें अन्य जो हिस्से हैं विश्व के वहाँ मिल सकते हैं, लेकिन जाति नाम की जो संस्था है यह हमारे भारतीय समाज की एक अनूठी विशेषता है। अब बच्चों, यह भी आप ध्यान रखेंगे कि यह हिंदू समाज की संस्थागत विशेषता है। हम जानते हैं कि धर्म के आधार पर हम अलग अलग नाम ले सकते हैं, जैसे हिंदू धर्म के आधार पर हिंदू समाज, अन्य जो धर्म हैं उनके आधारों पर हम उनके समाजों की चर्चा भी कर सकते हैं। आप यह ध्यान रखेंगे कि ये जो जाति नामक संस्था है यह हिंदू समाज की एक संस्थागत विशेषता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य धार्मिक समुदायों में जाति नहीं पाई जाती है। आप ध्यान रखेंगे कि हमारे देश में, हमारे भारतीय समाज में अन्य धार्मिक समुदायों में भी जाति का प्रचलन पाया जाता है। जैसे मुसलमान जो धर्म है वहाँ भी जाति का प्रचलन पाया जाता है, यहाँ तक कि ईसाई और जो सिख धर्म है उसमें भी जाति का प्रचलन है। ये सत्य है कि इन तीनों धर्मों में भी जातिगत व्यवस्था पाई जाती है या जाति जैसी संस्था पाई जाती है, लेकिन यह हिंदू समाज की एक मूल विशेषता मानी जाती है। तो ये हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं, हिंदुओं के अलावा कहीं जाति व्यवस्था होती ही नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि अन्य जो धार्मिक संस्थान हैं, अन्य जो धार्मिक समुदाय हैं, उनकी तुलना में जाति की जो व्यवस्था है वो हिंदू धर्म में एक मूल विशेषता की तरह स्वीकार की जाती है। अब अतीत में जाति की हम बात करेंगे कि वास्तव में ये जाति कहाँ से उत्पन्न हुई, क्या इसका अतीत रहा। तो सबसे पहले हमें जाति शब्द को समझना है, इस जाति को जिसको अंग्रेजी में कास्ट कहा जाता है। यदि हम इस कास्ट शब्द की उत्पत्ति देखते हैं कि ये अंग्रेजी का कास्ट शब्द कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो हमें यह पता चलता है कि यह कास्ट शब्द जो है वो वास्तव में पुर्तगाली के कास्टा, CASTA, इस कास्टा जो शब्द है यहाँ से उत्पन्न हुआ है। और इस पुर्तगाली शब्द
कास्टा का अर्थ होता है विशुद्ध नस्ल। ये बात आपको याद रखनी है बच्चों कि अंग्रेजी के कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली शब्द कास्टा से मानी जाती है और ये जो कास्टा शब्द है उसका अर्थ होता है विशुद्ध नस्ल। अब हम कास्ट का अर्थ और थोड़ा गहराई से समझते हैं तो विस्तृत संस्थागत व्यवस्था से ही कास्ट का अर्थ होता है। यदि हम भारतीय भाषा में, जो कि विशेषकर प्राचीन संस्कृत भाषा से प्रारंभ होती है, वहाँ हम देखते हैं तो ये दो शब्द आपको मिलते हैं, एक है वर्ण और एक है जाति। और वर्ण व जाति इन दोनों शब्दों का भिन्न अर्थों में उपयोग किया जाता है, यानी वर्ण का एक अलग अर्थ में उपयोग किया जाता है और जाति शब्द का उससे अलग अर्थ में उपयोग किया जाता है। अब पहले हम वर्ण को समझ लेते हैं। हमारी जो पुराने जो हमारे कुछ बहुत बड़े ग्रंथ हैं वहाँ पर वर्ण शब्द का उल्लेख किया गया है। तो वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या है, भारतीय समाज में जो वर्ण शब्द का उपयोग किया गया है उसका अर्थ क्या है? तो वर्ण का शाब्दिक अर्थ है रंग। ये आपको ज़रूर याद रखना है। और हमारे जो ये प्राचीन ग्रंथ हैं, इन प्राचीन ग्रंथों में वर्ण 4 प्रकार के माने गए हैं। ये 4 प्रकार के वर्ण कौन कौन से हैं? तो आप याद रखेंगे बच्चों, ये 4 प्रकार के वर्ण हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। इन चारों नामों को आपको ज़रूर याद रखना है कि हमारे प्राचीन जो ग्रंथ हैं वहाँ वर्णों का जब उल्लेख किया जाता है तो यही 4 प्रकार के वर्ण वहाँ पर मिलते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। ये जो 4 वर्ण हैं ये वास्तव में कार्य पर आधारित थे, यानी कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का व्यवसाय या कार्य कर रहा है उस आधार पर उन्हें इन चारों वर्णों में से कहीं पर रखा जाता था। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि इनके अलावा एक पंचम या 5वीं श्रेणी भी हुआ करती थी। वो पंचम श्रेणी, वो 5वीं श्रेणी इन चारों वर्णों में शामिल नहीं है। उस पंचम श्रेणी में कौन रखे जाते थे? तो ऐसे लोग जो जाति से बहिष्कृत हों, विदेशी, दास, युद्ध में पराजित व अन्य लोग हैं जो इस 5वीं श्रेणी में रखे जाते थे। तो 5वीं श्रेणी जो जाति, बहिष्कृत, विदेशियों, दासों, युद्ध में पराजित व अन्य लोगों से मिलकर बनी है। इस पंचम श्रेणी को या 5वीं श्रेणी को इन 4 वर्णों में शामिल नहीं किया गया है। अब बच्चों आपको ये भी याद रखना है कि वर्ण की तुलना में जो जाति शब्द है यह एक व्यापक शब्द माना गया है और वास्तव में इसका संबंध माना जाता है स्पीशीज से। अंग्रेजी का जो स्पीशीज शब्द है उससे भी इसका अर्थ लगाया जाता है और स्पीशीज का अर्थ होता है कोई विशेष वंश या किस्म। तो जाति एक व्यापक शब्द है जो स्पीशीज को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें अचेतन वस्तुएं, पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य शामिल हैं। तो यहाँ अगर हम स्पीशीज शब्द से देखते हैं जो कि विज्ञान का एक शब्द है, तो इस स्पीशीज शब्द में अलग अलग प्रकार के जो जंतु हैं, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे हैं, इन सभी को अलग अलग प्रकार की स्पीशीज में बांटा गया है। इसके अलावा बच्चों यदि हम अब वर्ण और जाति की जो व्याख्या है उसको समझना चाहते हैं तो एक सामान्य व्याख्या के रूप में आप याद रखेंगे कि वर्ण जो है उसे एक अखिल भारतीय वर्गीकरण के रूप में माना गया है कि संपूर्ण भारत में 4 ही वर्णों का प्रचलन हुआ करता था और जो वो 4 वर्ण मैंने आपको बताए उन 4 वर्णों के नाम थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। और यह बिल्कुल पूरे भारत में एक समान है। जबकि जाति की हम बात करते हैं, जो आज जाति शब्द प्रचलन में है, इसका क्षेत्रीय या स्थानीय वर्गीकरण है या किसी क्षेत्र विशेष में या किसी राज्य विशेष में वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार
अनुसार वर्गीकरण किया जाता है। दूसरी बात ये है कि जातियों में फिर हजारों या सैकड़ों उपजातियां भी शामिल होती हैं, यानी इनकी संख्या वर्णों की तरह 4 ही नहीं है या सीमित नहीं है। जो जाति है उसका जो विभाजन है वो हजारों या हम कहें कि सैकड़ों जातियों या उपजातियों में फिर से किया जाता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदलते रहते हैं। यह भी सत्य है कि किसी विशेष क्षेत्र में किसी व्यक्ति को, एक जाति को किसी तरीके से संबोधित किया जाता है, उसे उच्च या निम्न श्रेणी में माना जाता है, जबकि दूसरे स्थान विशेष में, दूसरे क्षेत्र विशेष में बिल्कुल उससे पलट या बिल्कुल उससे अलग स्थिति पाई जा सकती है। अब बच्चों आप ये याद रखेंगे कि ये जो वर्ण की हम बात कर रहे थे, तो वर्णों का वर्गीकरण जो है वो लगभग 3000 साल पुराना है। और यह सत्य है कि क्योंकि ये वर्ण का वर्गीकरण जाति से पुराना माना जाता है, तो कुछ विद्वान मानते हैं कि वर्णों का ही कालांतर में परिवर्तन होकर के उन्हें जाति में स्वीकार कर लिया गया, या वर्णों को ही परिवर्तित होते होते जाति में बदल दिया गया। जाति व्यवस्था की जो उत्पत्ति काल है उसे लेकर मतभेद है। यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि यद्यपि वर्णों का जो काल है वो निश्चित है, वो माना गया है कि यह लगभग 3000 साल पुराना वर्गीकरण है, लेकिन जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में ऐसा कोई निश्चित काल निर्धारित नहीं है। विभिन्न कालों में जाति के स्वरूप अलग अलग रहे हैं और इसलिए इसकी उत्पत्ति काल को लेकर भ्रम है। यह भी सत्य है कि यह वर्ण जितनी प्राचीन नहीं है, जितना प्राचीन व्यवस्था वर्ण व्यवस्था है उतनी प्राचीन व्यवस्था जाति व्यवस्था नहीं है, और जाति व्यवस्था की उत्पत्ति के संबंध में कोई स्पष्ट मत प्राप्त नहीं होते हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखेंगे कि प्रारंभ में वैदिक काल यानी कि लगभग 900 से 500 ईसा पूर्व में जाति व्यवस्था वास्तव में वर्ण व्यवस्था ही थी। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हमने देखा कि वर्ण व्यवस्था लगभग 3000 वर्ष पुरानी है, और इस चीज़ के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं कि वैदिक काल के दौरान यानी कि लगभग 900 से 500 ईसा पूर्व के दौरान हमारे यहाँ वास्तव में वर्ण व्यवस्था ही पाई जाती थी, यानी कि केवल 4 वर्ण या 4 विभाजन हुआ करते थे। ये 4 विभाजन तो जो थे ये विस्तृत व कठोर नहीं थे। खास बात याद रखनी है कि वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो 4 वर्ण हुआ करते थे या 4 वर्णों में जो विभाजन हुआ करता था वो बहुत ज़्यादा विस्तृत या कठोर नहीं था। उसके अलावा यह जन्म से निर्धारित नहीं होते थे। ये जो वर्ण व्यवस्था है वहाँ किसी विशेष व्यक्ति के वर्ण का निर्धारण जन्म से नहीं किया जाता था। स्थान परिवर्तन संभव व सामान्य था। यदि कोई विशेष व्यक्ति किसी विशेष कार्य को करने लगता है, किसी विशेष व्यवसाय को अपना लेता है, तो उसके वर्ण का निर्धारण उसी अनुसार किया जाता था। अर्थात किसी व्यक्ति का इस वर्ण व्यवस्था में स्थान परिवर्तन जो था वो काफ़ी सामान्य था और आसानी से ये किया जा सकता था। उत्तर वैदिक काल में जाति कठोर संस्था बनी। यहाँ आप याद रखेंगे कि इस वैदिक काल के बाद का जो समय आया जिसे कि उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, तब ये जाति व्यवस्था एक कठोर संस्था के रूप में परिवर्तित हो गई, और उसके बाद जातिगत कई सारे परिवर्तन हुए या जाति व्यवस्था के संदर्भ में धीरे धीरे जो कठोरता है वो बढ़ती ही गई। तो ये कठोरता अब किस रूप में परिवर्तित हो गई ये अब हम देखने जा रहे हैं। तो अब हम जाति की कुछ विशेषताओं को जानेंगे और समझेंगे। यह सत्य है बच्चों कि आप में से आपके जो अनुभव है उन अनुभवों के आधार पर आप इनमें से कई सारी बातों को पहले से जानते होंगे। तो आप जिन बातों को पहले से जानते हैं कुछ का संबंध आप यहाँ पर उससे लगा सकते हैं। देखिए, जाति की व्यवस्थाओं में सबसे
पहली बात ये है कि यहाँ जाति की जो सदस्यता है वो जन्मजात होती है। हम अपनी इच्छा से या अपने किसी कार्य से अपनी जाति का परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हमने जिस परिवार में जन्म लिया है उनकी जो जाति यानी हमारे माता पिता की, उनके माता पिता की जो जाति रही है वही किसी बालक की जाति मानी जाती है। तो यहाँ सदस्यता जन्मजात रूप से स्वीकारी जाती है। अंतर्विवाही समूह, यह सत्य है कि जाति को एक अंतर्विवाही समूह माना जाता है, यानी एक जाति के लोग उसी जाति के लोगों से विवाह करेंगे, ऐसा स्वीकारा जाता है। तीसरा बिंदु है खान पान संबंधी नियम, यानी विभिन्न जातियों के मध्य खान पान संबंधी कई सारे नियम होते हैं। खासकर उच्च जातियों और निम्न जातियों का जो वर्गीकरण है उसमें यह माना जाता है कि उच्च जातियां निम्न जातियों के यहाँ जो खान पान की क्रियाएं हैं उन्हें नहीं करती हैं। उसके बाद यह एक सोपानिक व्यवस्था है। आप जानते हैं कि जाति में कुछ जातियों को उच्च स्तरीय जाति या उच्च श्रेणी की जाति माना जाता है, जबकि कुछ जातियों को निम्न जाति कहा जाता है। तो यह एक प्रकार की सोपानिक व्यवस्था है। उसके अलावा खंडात्मक संगठन, यह भी सत्य है कि जातियों को फिर कई उपजातियों में बांटा जाता है, यानी जाति का पुनः वर्गीकरण या विभाजन किया जाता है। इस कारण जाति व्यवस्था एक खंडात्मक संगठन के रूप में प्रदर्शित होती है। उसके अलावा जाति के साथ ही जुड़े हैं वंशानुगत व्यवसाय, यानी जाति का जो आधार है वो जन्मजात तो था ही, लेकिन कुछ हद तक ये भी माना गया कि वंशानुगत रूप से जो व्यवसाय हमें प्राप्त हुआ है, हमारी जाति जिस व्यवसाय से जुड़ी हुई है उस जाति में जो बच्चे जन्म लेंगे वो भी उसी व्यवसाय को, उसी कार्य को आगे करेंगे। अब बच्चों इन्हीं विशेषताओं को हम एक बार थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। पहला बिंदु ये है कि जाति जन्म से निर्धारित होती है। ये चर्चा हमने कर ली थी कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी बच्चे के जाति का निर्धारण जो है वो जन्म से ही कर दिया जाता है। विवाह संबंधी कठोर नियम होते हैं। यह सत्य है कि जाति के अंतर्गत विवाह संबंधी जो नियम है वो काफ़ी जटिल या काफ़ी कठोर माने गए हैं। एक जाति के जो लोग हैं उनसे अपेक्षा की जाती है या ऐसे नियम बनाए जाते हैं कि वे उसी जाति के लोगों के साथ में विवाह कर पाएँ। उसके बाद खाने व खाना बांटने के नियम भी होते हैं, यानी किसके साथ खाना खाया जा सकता है या किसके साथ अपना खाना बांटा जा सकता है, इससे संबंधित भी जाति व्यवस्था में कई नियम पाए जाते हैं। उसके अलावा जाति व्यवस्था में जातियां श्रेणी एवं प्रस्थिति जातियां श्रेणी एवं प्रस्थिति के अधिक्रम में संयोजित होती हैं। आपको ध्यान रखना है कि ये जो संपूर्ण जाति व्यवस्था है वहाँ अलग अलग जातियों की विशेष श्रेणी मानी जाती है, उनकी एक विशिष्ट प्रस्थिति मानी जाती है और उस श्रेणी और उस प्रस्थिति के अनुसार ही एक अधिक्रम निर्धारित कर दिया जाता है कि ये जातियाँ उच्च जातियाँ हैं या निम्न जातियाँ हैं। जातियों में आपसी उपविभाजन भी होता है और इस उपविभाजन को ही खंडात्मक संगठन या सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। आप याद रखेंगे बच्चों कि जातियां पुनः कई उपजातियों में बटी होती हैं और इस तरीके से जातियों का ये जो उपविभाजन है इसे ही खंडात्मक संगठन या सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जाता है। बच्चों इसके अलावा यह भी एक बिंदु याद रखेंगे कि वंशानुगत व्यवसाय भी जाति से जुड़ा माना गया है। पारंपरिक तौर पर जातियां व्यवसाय से जुड़ी होती थी। यह सत्य है कि पारंपरिक तौर से माना जाता था कि आपने जिस जाति में जन्म लिया है आप उसी जाति से संबंधित कार्य को करेंगे। किसी जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति उस जाति के व्यवसाय को ही अपना सकता था, अर्थात व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते थे। तो ये बात हम कर चुके हैं बच्चों। एक जाति के सदस्य दूसरी जाति के व्यवसाय को नहीं अपना सकते थे। खास बात यह है कि एक जाति के सदस्य किसी दूसरी जाति का जो कार्य है, जो व्यवसाय है, उसे नहीं कर सकते थे, उसे नहीं अपना सकते थे। इसके अलावा
ये विशेषताएं या नियम जो हमने अभी पढ़े जाति व्यवस्था के संदर्भ में, ये वे नियम हैं जो प्राचीन धर्म ग्रंथों में पाए जाते हैं। यह सत्य है कि ये सभी विशेषताएं जो अभी हमने पढ़ी हैं, ये जाति से संबंधित वे सभी विशेषताएं हैं, वे सभी नियम हैं जिनका उल्लेख सामान्यतः प्राचीन धर्म ग्रंथों में मिलता है। यह व्यवस्था कुछ जातियों के लिए लाभकारी थी तो अन्य जातियां अधीनता व श्रम आधारित जीवन जीने के लिए दंडित थी। यह सत्य है बच्चों कि ऐसी स्थिति जहां कई सारे बंधन हैं, कई सारे नियम हैं और साथ के साथ कुछ जातियों को उस पूरे जाति अधिक्रम में उच्च स्थान प्राप्त है जबकि कुछ को निम्न स्थान प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में यह जो जाति व्यवस्था है यह कुछ जातियों के लिए तो लाभकारी थी, उन्हें काफ़ी इससे लाभ प्राप्त होता था। लेकिन अन्य जो जातियां थी, खासकर जिन जातियों को निम्न जातियां माना जाता था, उनके लिए यह अधीनता व श्रम आधारित जीवन जीने का एक कारण बन गई थी। जब यह व्यवस्था जन्म द्वारा निर्धारित होने लगी तो कठोर हो गई। अभी हमने बात की बच्चों कि जो शुरुआत है जाति व्यवस्था की वो वर्ण व्यवस्था के बाद ही मानी जाती है, और वर्ण व्यवस्था जो थी जहाँ वर्णों का निर्धारण एक व्यक्ति के कार्य के आधार पर किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये निर्धारण व्यवसाय का या कार्य का निर्धारण भी जन्म आधारित हो गया और धीरे धीरे यह बहुत कठोरता से पालन किया जाने लगा और किसी व्यक्ति के लिए सैद्धांतिक तौर पर भी जीवन स्थिति को बदलना संभव नहीं था। ये सत्य है कि जब इस प्रकार से कठोरता इस जाति व्यवस्था में आ गई तो एक व्यक्ति के लिए सैद्धांतिक तौर पर भी अपनी जीवन स्थिति को बदलना संभव नहीं था। जन्म से उसे जो जाति प्राप्त हुई है उसे उसी जाति के उसी कार्य को करना होता था। जाति व्यवस्था में अब तक जो हमने जाना उस आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह व्यवस्था वास्तव में दो मुख्य बिंदुओं पर टिकी हुई है। एक है भिन्नता व अलगाव और दूसरा बिंदु है संपूर्णता व अधिक्रम। तो जाति व्यवस्था के दो मुख्य आधार जो हैं वो क्या क्या हैं? तो पहला आधार है भिन्नता व अलगाव का आधार और दूसरा आधार है संपूर्णता व अधिक्रम का आधार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भिन्नता व अलगाव की। प्रत्येक जाति से अपेक्षा की जाती है कि वह अन्य जाति से अलग दिखे, इसलिए वह अन्य जाति से कठोरता से पृथक होती है। जहाँ जातियों का उल्लेख किया गया है, जातियों का वर्णन किया गया है, वहाँ इस बात को रखा गया है कि प्रत्येक जाति से यह अपेक्षित है कि वह अन्य जातियों से अलग दिखे या अलग रहे और इसलिए अन्य जाति से कठोरता से हर जाति को पृथक किया जाता है। अतः धर्मग्रंथ सम्मत नियमों की रूपरेखा विभिन्न जातियों को मिश्रित होने से बचाने के लिए बनाई गई है। यहाँ खास बात यह है कि ये जो धर्म ग्रंथ सम्मत नियम हैं, यानी धर्म ग्रंथों के आधार पर जो जाति व्यवस्था के नियम माने गए हैं, इनमें खास कर ये माना गया है कि एक जाति का जो मिश्रण है वो दूसरी जाति से नहीं होना चाहिए। हर जाति अपने आप में अलग या पृथक ही रहनी चाहिए और इसी कारण शादी, खान पान, सामाजिक अंतःक्रिया, व्यवसाय संबंधी नियमों को बनाया गया है कि खान पान के नियम भी आपको पालन करने होंगे, शादी या विवाह संबंधी नियम भी पालन करने होंगे, सामाजिक अंतःक्रिया और व्यवसाय संबंधी नियमों का भी पालन करना होगा ताकि एक जाति का दूसरी जाति से मिश्रण ना हो जाए। इसके अलावा दूसरी ओर इन विभिन्न एवं पृथक जातियों का
कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं है, संपूर्णता से पृथक होकर इनका कोई अस्तित्व नहीं है। समाज की संपूर्णता में सभी जातियां शामिल हैं। तो बच्चों यह बात सत्य है कि ये जो अलग अलग जातियां हैं, ये जो विभिन्न और पृथक या अलग अलग जातियां हैं, ये जातियां वास्तव में व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं रखती हैं, इनका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। संपूर्णता से यदि इन्हें पृथक कर दिया जाए तो इनका कोई अस्तित्व नहीं बचता है। समाज की संपूर्णता में ही सभी जातियां शामिल की जाती हैं। संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था अधिक्रम पर आधारित है, न कि समानता पर आधारित। यह भी सत्य है कि जो हमारी संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है वो एक प्रकार के क्रम पर आधारित है, ना कि समानता पर आधारित है। यह सीढ़ी नुमा व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक जाति का निश्चित स्थान है। यह सत्य है कि यह जाति व्यवस्था एक प्रकार की सीढ़ी नुमा व्यवस्था है और इस व्यवस्था में प्रत्येक जाति का अपना एक निश्चित स्थान है। जिस प्रकार हम किसी स्थान पे जाते हैं, हम नीचे से ऊपर तक की सीढ़ियाँ, ऊपर से नीचे तक की सीढ़ियाँ देखते हैं, हर सीढ़ी का अपना निश्चित स्थान है। उसी प्रकार जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति का अपना एक निश्चित स्थान है। धार्मिक या कर्मकांडीय आधार पर भी जातियों को अलग अलग तरीके से बताया गया है। तो जो धार्मिक या कर्मकांडीय आधार है, उस आधार पर शुद्धता और अशुद्धता को मूल आधार माना गया है जातियों को उच्च या निम्न बताने के लिए। तो कुछ जातियां मानी जाती हैं कि वे अधिक शुद्ध हैं और इसलिए उन्हें उच्च स्थान दिया जाता है, जबकि अन्य जातियों के लिए माना जाता है कि इन जातियों में अशुद्धता अधिक है और इसलिए जाति अधिक्रम में उनका स्थान निम्न रखा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि धार्मिक या कर्मकांडीय आधार पर जातियों को शुद्धता अशुद्धता के नज़रिए से देखा जाता है और वे जातियां जिन्हें शुद्ध माना जाता है उन्हें जाति अधिक्रम में उच्च स्थान दिया जाता है, जबकि वे जातियां जिन्हें अशुद्ध माना जाता है उन्हें जाति अधिक्रम में निम्न स्थान प्रदान किया जाता है। भौतिक शक्ति या हम कहें जो आर्थिक या सैन्य शक्ति है अलग अलग जातियों के पास, उसके आधार पर भी उनका उच्च या निम्न स्थान माना जाता है। जैसे जो जातियां शक्ति संपन्न हैं, जिनके पास आर्थिक शक्ति या सैन्य शक्ति अगर हम कहें अधिक रही है कालांतर में, तो ऐसी जातियों को जाति व्यवस्था में उच्च स्थान प्रदान किया जाता है। वहीं दूसरी ओर ऐसी जातियां जो कि आर्थिक दृष्टि से, जो कि सैन्य शक्ति की दृष्टि से कालांतर में शक्ति विहीन रही हैं, यानी उनके पास ना तो आर्थिक शक्ति रही है और ना ही कभी इतिहास में उनके पास सैन्य शक्ति रही है, तो ऐसी जातियों को जाति अधिक्रम में निम्न स्थान दिया जाता है। इसके बाद बच्चों हम इन सारी बातों से एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। निष्कर्षतः यह भी कहा जा सकता है कि जातियां एक दूसरे से सिर्फ कर्मकांड की दृष्टि से ही असमान नहीं है, उनसे यह भी अपेक्षित है कि वे एक दूसरे की सहयोगी होंगी एवं उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। तो यहाँ आपको यह बात बहुत अच्छे से समझनी है कि ये जो जाति की व्यवस्था है वहाँ वास्तव में ये आधार जो असमानता का है उसी को महत्व नहीं दिया गया है। उसके अलावा यह भी अपेक्षा की गई है कि विभिन्न जातियां एक दूसरे की सहयोगी होंगी, एक दूसरे के साथ मिलजुल करके वो समाज की व्यवस्था को बनाए रखेंगी और साथ के साथ उनमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। प्रत्येक जाति अपना अपना कार्य या अपना अपना जो निश्चित स्थान है उसके अनुसार अपनी भूमिका का निर्वाह करेगी। जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति का एक निश्चित स्थान है जो किसी अन्य जाति को नहीं दिया जा सकता है। यह स्पष्ट है, आपको याद रखना है कि हर जाति का इस जाति व्यवस्था में एक निश्चित एक विशेष स्थान है और इस स्थान को किसी अन्य जाति को नहीं दिया जा सकता है। अतीत के बारे में मुख्यतः प्राचीन काल
हमारे ज्ञान के स्रोत अपर्याप्त हैं, अतः यह कह पाना मुश्किल है कि कैसी परिस्थितियां या कारण रहे होंगे जिनके कारण कुछ संस्थाओं व व्यवहारों की स्थापना हुई। हम जो भी अतीत की जानकारी रखते हैं वो पूर्ण नहीं है, या हम कहें प्राचीन काल की जानकारी के जो भी स्रोत हमारे पास हैं वो काफ़ी कम है, वो अपर्याप्त हैं, और इसलिए यह कहना मुश्किल है। हम बहुत आसानी से ये बात नहीं बता सकते कि किन परिस्थितियों के कारण कुछ संस्थाओं की या व्यवहारों की स्थापना हुई। तो ये जाति अधिक्रम किन आधारों पर निर्धारित हुआ, कुछ जातियों को क्यों उच्च स्थान, कुछ जातियों को क्यों निम्न स्थान प्राप्त हुआ, यह व्यवस्था के पीछे क्या कारण रहे, यह जानना हमारे लिए आसान नहीं है। अगर हमें पूरी जानकारी होती तो भी हमें यह पता नहीं चल सकता कि आज हमें क्या करना चाहिए। यह भी सत्य है कि यदि हमें किसी प्रकार से पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती कि इतिहास में क्या क्या घटनाएं कैसे कैसे घटी और कैसे जाति व्यवस्था में परिवर्तन आए, तो भी हम यह सही से अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि हमें आज की स्थिति में क्या कदम उठाने चाहिए या क्या करना चाहिए। इसके लिए प्रत्येक काल में इन प्रश्नों के बारे में नए सिरे से सोचना होगा और अपनी इन सामाजिक संस्थाओं के बारे में सामूहिक निर्णय को बनाना होगा। तो बच्चों, खास बात ये है जो हमारी ये पूरी चर्चा रही जाति व्यवस्था की, उसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि प्रत्येक काल में ये जो प्रश्न है कि ये व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई, इसमें कैसे कैसे परिवर्तन आए, हमें इस बारे में नए सिरे से सोचना होगा, नए तरीके से सोचना होगा और अपनी इन सामाजिक संस्थाओं के बारे में एक सामूहिक निर्णय को बनाना होगा। यानी हम समाज के सदस्य होने के रूप में एक सामूहिक निर्णय ले सकें कि ये जो व्यवस्थाएं हैं ये कितनी लाभकारी हैं, या इनमें जो परिवर्तन आ रहे हैं वो परिवर्तन कितने उचित हैं या अनुचित हैं, और इन परिवर्तनों की दिशा को यदि बदला जाना चाहिए तो उन्हें किस प्रकार से बदला जाना चाहिए। तो बच्चों, आज हमने हमारा ये जो पहला भाग था जाति एवं जाति व्यवस्था, इसमें जाति व्यवस्था को जाना, हमने वर्ण व्यवस्था की भी चर्चा की। वर्ण और जाति एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं और कैसे अलग हैं ये भी हमने जाना। साथ के साथ हमने जाति व्यवस्था की कुछ मुख्य विशेषताओं की, उसके नियमों की भी चर्चा की, और साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि जो जाति व्यवस्था हमारे समाज में बनी हुई है उसके बारे में हम सटीक रूप से यह नहीं कह सकते कि ये कब शुरू हुई और इसके रूप में वस्तुतः क्या क्या परिवर्तन अब तक आ चुके हैं। तो हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। हम इस अध्याय को जारी रखेंगे अपने अगले भाग में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।